हेलो स्टूडेंट्स। तो लास्ट क्लास में हमने स्टार्ट किया था स्ट्रक्चरल डिफरेंस बिटवीन सॉलिड लिक्विड एंड गैसेस, जिसमें हमने सबसे पहला पॉइंट देखा था कि जो इंटरमॉलिक्यूलर स्पेसेस होते हैं सॉलिड के मॉलिक्यूल्स के बीच में वो बहुत ही ज्यादा कम होते हैं। ठीक है। इसके बाद लिक्विड में देखा था कि इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस लिक्विड के केस में लिक्विड के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं उनमें सॉलिड से ज्यादा होते हैं। गैसेस में जो है वो इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस जो है यहाँ पे वो लिक्विड से भी है या फिर कहे कि हाईएस्ट होते हैं। ओके, तो ये पॉइंट हो गया पहला, तो इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस के बीच में। ओके, अब जो सेकेंड पॉइंट है वो है डेंसिटी, या फिर इसे हिंदी में आप कहते हैं घनत्व। डेंसिटी जो है वो लिक्विड की सबसे ज्यादा होती है, सॉलिड की डेंसिटी जो है वो ज्यादा होती है। ओके, क्योंकि इनके मॉलिक्यूल्स जो है वो बहुत ही पास पास होते हैं, इस वजह से इनकी डेंसिटी ज्यादा होती है। जबकि लिक्विड की बात करें तो लिक्विड की डेंसिटी सॉलिड से कम होती है, सॉलिड से कम होती है लिक्विड की डेंसिटी। इसमें जो है मॉलिक्यूल्स थोड़ा दूर दूर होते हैं, जिस वजह से डेंसिटी जो है वो कम होती है। राइट। गैसेस की बात करें तो गैसेस की डेंसिटी जो है वो बहुत कम होती है, लिक्विड से कम, या फिर आप कहें कि बहुत कम, या फिर एक बेस्ट तरीका है इसे बताने का कि जो घनत्व होता है वो नेग्लिजिबल होता है। डेंसिटी इज नेग्लिजिबल फॉर गैसेस। ठीक है, नेग्लिजिबल होती है डेंसिटी गैसेस के लिए। नेक्स्ट पॉइंट आता है अट्रैक्शन फोर्सेस। तो अट्रैक्शन फोर्सेस जो है वो सॉलिड में सबसे ज्यादा होते हैं। जो दो मॉलिक्यूल्स के बीच में अट्रैक्शन फोर्स होता है वो सॉलिड में सबसे ज्यादा होते हैं। उनके जो भी कण होंगे, जो भी एलिमेंटल पार्टिकल्स होंगे, उनके बीच में अट्रैक्शन फोर्सेस बहुत ही ज्यादा होंगे। और क्योंकि यहाँ पर उनके अट्रैक्शन फोर्स बहुत ही ज्यादा होंगे तो हम कहेंगे कि इनका आकार और आयतन निश्चित होता है। ठीक है, मतलब वॉल्यूम और शेप निश्चित होता है। ठीक है, सॉलिड्स हैव सर्टेन काइंड ऑफ शेप एंड वॉल्यूम। ठीक है, सॉलिड में एक निश्चित आकार और शेप होता है, जबकि जो लिक्विड होते हैं उनमें अट्रैक्शन फोर्सेस जो है वो कम होते हैं, सॉलिड से कम होते हैं अट्रैक्शन फोर्सेस। ठीक है, और इनमें जो आयतन और आकृति होती है, आकार या जो आयतन होता है वो निश्चित नहीं होता, डजंट हैव अ सर्टेन शेप, साइज और वॉल्यूम। लिक्विड में कोई निश्चित आकृति, आकार और आयतन नहीं होता है। रीजन क्या है? इनके बीच में अट्रैक्शन फोर्स जो है वो सॉलिड से कम होते हैं। ठीक है, जिस वजह से क्या होता है कि मॉलिक्यूल्स इजीली अपनी पोजीशंस चेंज कर सकते हैं, और जब पोजीशन बहुत इजीली वो चेंज कर सकते हैं तो हमें पता है कि उनका आकार और आकृति बदल जाएगी, साथ ही वॉल्यूम भी एक पर्टिकुलर टेम्परेचर तक जो है वो इंक्रीज करने पर या डिक्रीज करने पर लिक्विड्स के वॉल्यूम भी जो है वो चेंज हो जाते हैं। ठीक है, तो ये रीजन है कि आयतन और आकार लिक्विड में जो है वो निश्चित नहीं होता है। सारा का सारा खेल किसका है यहाँ पे? अट्रैक्शन फोर्सेस का। ठीक है,
मॉलिक्यूल्स के बीच में किस तरह का अट्रैक्शन फोर्स है वो डिसाइड करेगा आकार और आयतन। इसी तरीके से यहां पर भी अट्रैक्शन फोर्स जो है, अट्रैक्शन फोर्सेस जो है वो नेग्लिजिबल होते हैं। मॉलिक्यूल्स के बीच में अट्रैक्शन फोर्सेस जो है वो नेग्लिजिबल होते हैं, ठीक है, जिस वजह से इनका शेप, साइज एवं जो वॉल्यूम होगा वो निश्चित नहीं होगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं हम यहाँ पे। थर्ड पॉइंट हो गया हमारा। फोर्थ पॉइंट यहाँ पे क्या है? फोर्थ पॉइंट है हमारा यहाँ पे कंप्रेसिबिलिटी से रिलेटेड। कंप्रेसिबिलिटी, सिबिलिटी, ठीक है, या फिर आप इसे हिंदी में कहते हैं संपीड्यता। संपीड्यता। तो कंप्रेसिबिलिटी सॉलिड में जो है वो बहुत कम होती है। कंप्रेसिबिलिटी सॉलिड में बहुत कम होती है। लिक्विड में सॉलिड से ज्यादा होती है। कंप्रेसिबिलिटी लिक्विड में सॉलिड से ज्यादा होती है। और गैसेस में जो है अत्यधिक संपीड्यता पाई जाती है। अत्यधिक संपीड्यता पाई जाती है। ठीक है, हमने पूरी गैसेस फेज पढ़ी है, आपको पता होगा कंप्रेसिबिलिटी, राइट। और कंप्रेसिबिलिटी को जो है वो गैसेस में कंप्रेसिबिलिटी कोफिशिएंट के द्वारा जो है वो एक्सप्लेन किया जाता है, राइट, या फिर एक्सप्रेस किया जाता है। ओके, नेक्स्ट पॉइंट है यहाँ पर हमारे पास, वो है कि सॉलिड में जो है वो थर्मल एक्सपेंशन पाया जाता है। सॉलिड में थर्मल एक्सपेंशन पाया जाता है। मतलब कि क्या, कि जब टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं, टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं तो डिस्टेंस बिटवीन सॉलिड मॉलिक्यूल्स भी इंक्रीज हो जाता है। जब टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो सॉलिड के जो मॉलिक्यूल्स हैं उनके बीच का डिस्टेंस भी इंक्रीज हो जाएगा। और इस डिस्टेंस के इंक्रीज होने की वजह से आपका जो सॉलिड है वो फैलने लगता है। ठीक है, तो टेम्परेचर बढ़ाने पर जब सॉलिड फैलने लगता है तो उसे हम क्या कहते हैं? तापीय प्रसार कहते हैं। ओके, तो ये हो गया सॉलिड के बारे में। इसके बाद जो है वो हम देखते हैं लिक्विड के बारे में। तो क्या कहेंगे कि एक निश्चित ताप पर द्रवों का ताप बढ़ाने पर आयतन में वृद्धि होती है। ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर, ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर वॉल्यूम विल बी इंक्रीज। ठीक है, टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो वॉल्यूम इंक्रीज होगा, वॉल्यूम भी इंक्रीज होगा। जैसे कि अगर हम एक लिक्विड की में भी हम वाटर H2O की बात करें अगर, तो आपको पता होगा हमने जब उसका स्ट्रक्चर वगैरह पढ़ा था तो उसमें पढ़ा था कि 0 डिग्री सेंटीग्रेड से 4 डिग्री सेंटीग्रेड तक बढ़ाने पर आयतन बढ़ता है। साथ ही जो है हाँ डेंसिटी भी बढ़ती है, आयतन भी बढ़ता है, राइट। तो यहाँ पे हम कह रहे हैं कि आप इससे भी ज्यादा टेम्परेचर बढ़ाएंगे ना तो भी आयतन तो बढ़ेगा। आयतन क्या होगा? बढ़ेगा। फिर वो चाहे किसी भी, ये जनरल बात है, ये सिर्फ H2O के बारे में बात नहीं कर रहे, जनरल बात है कि अगर आप लिक्विड का टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो उस लिक्विड का आयतन भी बढ़ता है, उस लिक्विड का वॉल्यूम भी बढ़ता है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं हम यहाँ पे। नेक्स्ट है हमारे पास गैस। तो गैसों का टेम्परेचर अगर बढ़ाएंगे तो आयतन जो है वो ठोस और लिक्विड की तुलना में ज्यादा इंक्रीज होगा। ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर वॉल्यूम विल बी इंक्रीजेस। ठीक है, यहां पर भी सेम बात है, कुछ नया नहीं है। पर
जो है वो वॉल्यूम सॉलिड और लिक्विड की तुलना में ज्यादा इंक्रीज होता है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे कंपैरिजन टू solid and gases on increasing टेम्परेचर। ठीक है, टेम्परेचर बढ़ाने पर गैस का जो वॉल्यूम होता है वो सॉलिड और लिक्विड की तुलना में ज्यादा इंक्रीज होता है। ठीक है, तो ये तो हो गया यहाँ तक। नेक्स्ट आगे और देखते हैं हम। 5 पॉइंट हमने देख लिया है अभी तक। ठीक है, ओके। सॉरी फॉर डिस्टर्बेंस। ओके, तो अभी यहाँ पे हम नेक्स्ट पढ़ते हैं। जैसा कि हमने कहा कि हम 5 पॉइंट पढ़ चुके हैं। ओके, नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे। राइट, 6th। सॉरी फॉर डिस्टर्बेंस। ओके, नेक्स्ट पॉइंट है यहाँ पे कि ठोसों को जब ठंडा किया जाता है, यानी कि जब टेम्परेचर गिराया जाता है तो ठोस जो है वो सिकुड़ जाते हैं। श्रिंक हो जाता है ठोसेस। ठीक है, तो ये है कि ठंडा करने पर ठोस सिकुड़ जाते हैं। क्यों? क्योंकि उनके अणु जो है वो पास पास आ जाते हैं। जैसे कि और नॉर्मली आपके अणु मान लो ठोस में इस तरह से व्यवस्थित है, तो जैसे ही आप इसे ठंडा करेंगे तो ये अणु बिल्कुल एक दूसरे के पास पास आ जाएंगे। तो हमारा जो ठोस है वो क्या हो जाता है? सिकुड़ जाता है। तो टेम्परेचर डिक्रीज करने पर या फिर कूलिंग करने पर ठोस जो है वो श्रिंक हो जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है यहाँ पर लिक्विड का देखें तो लिक्विड को ठंडा करने पर जो है वो ठोस की तुलना में ज्यादा सिकुड़ते हैं। ठीक है, तो टेम्परेचर यहाँ पर डिक्रीज करने पर या फिर कूलिंग करने पर और ऑन कूलिंग द्रव या फिर लिक्विड ठोस की तुलना में ज्यादा सिकुड़ते हैं। ठीक है, जो लिक्विड्स होते हैं वो ठोस की तुलना में सॉलिड के कंपैरिजन में ज्यादा श्रिंक करते हैं। ओके, तो ये है लिक्विड्स के बारे में। और गैस का तो हमें पता ही है, ऑन कूलिंग या फिर टेम्परेचर डिक्रीज करने पर गैसेस कन्वर्टेड टू लिक्विड, या फिर इसे दूसरी भाषा में कहे तो ऑन कूलिंग लिक्विफिकेशन ऑफ गैसेस अकर। ठीक है, लिक्विफिकेशन हो जाता है गैसेस का। राइट, क्यों? क्योंकि बहुत ज्यादा जो है आणविक गतियां होने लगती है, मॉलिक्यूलर
गतियां होने लगती है, यहाँ पर मॉलिक्यूलर मूवमेंट्स बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं, ठीक है। और ये मॉलिक्यूलर मूवमेंट्स बढ़ने की वजह से क्या होता है, या फिर मॉलिक्यूलर वेलोसिटीज बढ़ने की वजह से क्या होता है, मॉलिक्यूल्स एक दूसरे के, गैस के मॉलिक्यूल एक दूसरे के पास पास आ जाते हैं, और पास पास आने की वजह से फिर इनका क्या हो जाता है, लिक्विफिकेशन हो जाता है। वो सब कैसे होता है वो सब हम पढ़ चुके हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं 7th पॉइंट। 7th पॉइंट है हमारा, ठोसों में श्यानता नगण्य होती है, यानी कि जो विस्कोसिटी होती है, विस्को, या फिर इसे, इसका तो गुण नहीं है, गैस का तो गुण भी नहीं है, ये तो सीधा ही लिखते हैं कि विस्कोसिटी, ओके, विस्कोसिटी इज नेग्लिजिबल। विस्कोसिटी क्या होती है, नेग्लिजिबल होती है, ठीक है। जबकि द्रवों के बहने का गुण ही श्यानता कहलाता है, ठीक है। तो यहाँ पे हम कहेंगे विस्कोसिटी होती है, विस्कोसिटी होती है, क्योंकि द फ्लो ऑफ लिक्विड इज कॉल्ड विस्कोसिटी, ओके। द फ्लो ऑफ लिक्विड is known as विस्कोसिटी। तो ऐसा तो कह नहीं सकते कि ये हमारे लिक्विड में विस्कोसिटी नहीं होती, क्योंकि लिक्विड के बहने की प्रॉपर्टी को ही विस्कोसिटी कहते हैं, है ना, ओके। और यहाँ गैस में क्या होती है, विस्कोसिटी नहीं होती है, गैस में विस्कोसिटी नहीं हो सकती। गैस में क्या होता है, डिफ्यूजन होता है, डिफ्यूजन प्रॉपर्टी जो है वो होती है गैस में, क्लियर है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं 8th पॉइंट। 8th पॉइंट है आपका काइनेटिक एनर्जी से रिलेटेड। काइनेटिक एनर्जी ऑफ सॉलिड, काइनेटिक एनर्जी ऑफ solid is negligible, ठीक है। जबकि काइनेटिक एनर्जी ऑफ लिक्विड इज मोर देन सॉलिड्स, ठीक है। तो यहां पे हम कहेंगे काइनेटिक एनर्जी ऑफ लिक्विड इज मोर देन सॉलिड। सॉलिड से तो ज्यादा ही होती है लिक्विड की विस्कोस काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। और यहाँ पे कहेंगे कि ठोस और द्रव की तुलना में सबसे ज्यादा होती है काइनेटिक एनर्जी गैसेस मॉलिक्यूल की। तो हम कहेंगे गैसेस मॉलिक्यूल्स हैव हाईएस्ट काइनेटिक एनर्जी। गैसेस मॉलिक्यूल की काइनेटिक एनर्जी सबसे हाई होती है, अत्यधिक होती है, ठीक है। नेक्स्ट और लास्ट पॉइंट है यहां पे, वो है आपकी आइसोट्रोपी और एनाइसोट्रोपी नेचर, ठीक है। और साथ ही अगर चलो आइसोट्रोपी एनाइसोट्रोपी को हम आगे देखते हैं, पहले तो हम देखते हैं कि इसकी जो ठोस की एक निश्चित ज्यामिति होती है, ठीक है। तो हम यहाँ पे कहेंगे सॉलिड हैज अ सर्टेन ज्योमेट्रीज, ओके। तो सॉलिड्स हैव सर्टेन ज्योमेट्री। सॉलिड में एक निश्चित ज्योमेट्री होती है सॉलिड्स की, ठीक है, ओके। इसलिए ये क्या कहलाते हैं, सो दीज आर कॉल्ड
सारे सॉलिड्स, ठीक है, क्रिस्टलाइन मोस्ट ऑफ द सॉलिड, दीज आर कॉल्ड क्रिस्टलाइन। देखो जिनकी भी, देखो सॉलिड तो दो तरह के होते हैं, एमॉर्फस और अपने पढ़े होंगे, ठीक है। तो यहाँ पे जिन सॉलिड की मॉलिक्यूल्स की एक पर्टिकुलर ज्योमेट्री होंगी वो क्या कहलाएंगे, क्रिस्टलाइन सॉलिड कहलाएंगे, ठीक है। और बाकी जो एमॉर्फस सॉलिड्स होते हैं उनके जो मॉलिक्यूल्स होते हैं उनकी कोई एक सर्टेन ज्योमेट्री तो होती नहीं है, ठीक है, तो आप उन्हें तो नहीं कह सकते कि वो क्रिस्टलाइन है। तो कुछ सॉलिड्स होते हैं जिनकी सर्टेन ज्योमेट्री होती है, उन्हें आप क्रिस्टलाइन जो है सॉलिड कह सकते हैं। तो ये सॉलिड की एक प्रॉपर्टी है कि सॉलिड में क्रिस्टलाइन सॉलिड्स भी होते हैं, ठीक है। तो ये है। इसके बाद जो है लिक्विड की बात करें तो लिक्विड में कोई पर्टिकुलर पैकिंग नहीं होती। आपने अगर सॉलिड स्टेट पढ़ा हो 12th में तो वहां पे एफसीसी हो गया, बीसीसी हो गया, एससी हो गया, ये सारी क्या होती है, पर्टिकुलर पैकिंग होती है ना। एचसीपी हो गया, हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग, ठीक है, बॉडी सेंटर क्लोज पैकिंग। तो ये सारी जो है पैकिंग होती है और ये क्या करती है, पर्टिकुलर ज्योमेट्री के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है एक सॉलिड की। जबकि लिक्विड में ऐसा कोई पैटर्न नहीं होता है, ऐसी कोई पैकिंग नहीं होती, ठीक है। तो यहाँ पे हम कहेंगे कि ये, क्योंकि इसमें कोई पैकिंग नहीं होती तो ये क्रिस्टलाइन सब्सटेंस नहीं होते हैं। और उसका फिर देखते हैं कि उसका इफेक्ट क्या पड़ता है उसके आइसोट्रोपिक और एनाइसोट्रोपिक नेचर पे। तो यहाँ पे पहले सॉलिड को कंप्लीट कर लेते हैं कि ये क्रिस्टलाइन होते हैं, ठीक है, क्रिस्टलाइन सब्सटेंस होते हैं। और क्रिस्टलाइन सब्सटेंस होने की वजह से ये एनाइसोट्रोपिक प्रॉपर्टी दर्शाते हैं। दीज सॉलिड, दीज crystalline solid shows anisotropic nature except cubic crystal। एक क्यूबिक क्रिस्टल्स जो होते हैं उसको छोड़ के के सारे क्रिस्टलाइन सॉलिड जो है लगभग एनाइसोट्रोपिक प्रॉपर्टी दर्शाते हैं या फिर एनाइसोट्रोपिक नेचर दर्शाते हैं। अब यहाँ पे एनाइसोट्रोपिक का क्या मतलब है, एनाइसोट्रोपिक का मतलब है कि फिजिकल जो प्रॉपर्टी होती है, एनाइसोट्रोपिक का क्या मतलब है यहाँ पे कि जो फिजिकल प्रॉपर्टी होती है एक सॉलिड की वो सभी डायरेक्शन में जो है वो अलग अलग होती है। कहे कि डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज, इसका क्या मतलब होता है, डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज इन डिफरेंट डायरेक्शन, ठीक है, अलग अलग दिशाओं में इनकी जो भी फिजिकल प्रॉपर्टीज होती है उनकी वैल्यू या फिर उनका मान भी अलग अलग होता है अलग अलग डायरेक्शंस में। तो ये मतलब होता है एनाइसोट्रोपिक का, ठीक है। तो जो भी रिफ्रैक्टिव इंडिसेस वगैरह होती है, जो भी आपकी फिजिकल प्रॉपर्टीज होती है वो सारी अलग अलग डायरेक्शन में अलग अलग होगी क्रिस्टलाइन सब्सटेंस के लिए। तो ये इफेक्ट पड़ता है इसकी क्लोज पैकिंग का या पर्टिकुलर पैकिंग का, इसकी पर्टिकुलर ज्योमेट्री का, राइट। और उसमें भी किसको छोड़ना है आपको, जो क्यूबिक पैकिंग होती है या फिर जो क्यूबिक क्रिस्टल्स होते हैं उनको छोड़ के सारे क्रिस्टलाइन सॉलिड एनाइसोट्रोपिक इफेक्ट या फिर एनाइसोट्रोपिक नेचर के होते हैं। जबकि लिक्विड डजंट हैव, लिक्विड मॉलिक्यूल्स एक भगवान doesn't have a particular packing, ठीक है। लिक्विड्स के मॉलिक्यूल्स में कोई पर्टिकुलर पैकिंग नहीं होती है। बिकॉज ऑफ दैट it shows because of that these are
आइसोट्रोपिक इन नेचर, आइसोट्रोपिक इन नेचर। ध्यान रखना ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, हम आगे लिक्विड क्रिस्टल्स वगैरह पढ़ेंगे तो वहां पे ये यूज आएगा आइसोट्रोपिक एंड आइसोट्रोपिक, तो इसको अच्छे से ध्यान से पढ़ना कि प्रॉपर्टी क्या है। ओके, तो यहाँ पे हमने कहा कि क्योंकि लिक्विड की गैसों लिक्विड के मॉलिक्यूल्स में कोई पर्टिकुलर पैकिंग नहीं होती है, जिस कारण से ये जो है वो आइसोट्रोपिक नेचर के होते हैं। आइसोट्रोपिक नेचर का होने का क्या मतलब है यहाँ पे, उसका उल्टा किस, देखो सेम प्रॉपर्टीज, इसका सिंपल सा मतलब है सेम प्रॉपर्टीज इन ऑल डायरेक्शंस, फिजिकल कह सकते हो, ठीक है, सेम फिजिकल प्रॉपर्टीज इन ऑल डायरेक्शन। किसी भी डायरेक्शन में आप रिफ्रैक्टिव इंडेक्सेस निकालो, किसी भी डायरेक्शन में आप जो है घनत्व वगैरह सब कुछ निकालो, ठीक है, रिफ्रैक्शन डिफ्रैक्शन वगैरह निकालो, उस पर्टिकुलर लिक्विड के लिए सभी डायरेक्शन में लगभग सेम आता है, ठीक है। तो इसलिए हम कहते हैं कि लिक्विड जो है आइसोट्रोपिक नेचर के होते हैं, यानी कि फिजिकल प्रॉपर्टीज इसकी सभी डायरेक्शन में लगभग सेम रहती है, ठीक है। और ये समझ में आ गया आपको, तो अब मैं डायरेक्ट लिखती हूं कि गैसेस आर आइसोट्रोपिक इन नेचर, गैसेस भी क्या होती है, आइसोट्रोपिक होती है नेचर में, ठीक है। तो अभी एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं, तो यहाँ पे हमने बताया कि सिर्फ सॉलिड जो है वो एनाइसोट्रोपिक नेचर के होते हैं, लिक्विड और गैसेस जो है वो आइसोट्रोपिक नेचर की होती है। तो ये पूरा जो क्लास है इसमें हमने डिस्कस किया कि सॉलिड, लिक्विड और गैसेस की डिफरेंट प्रॉपर्टीज क्या क्या होती है। ओके, तो चलो यहाँ आज की क्लास यहीं तक, नेक्स्ट क्लास में हम लिक्विड क्रिस्टल्स के बारे में पढ़ेंगे, राइट। ओके, थैंक यू। नोट्स बनाते रहना, ओके। यहाँ पर हमने सिर्फ समझने के पर्पज से लिखा है, आप प्रॉपर अपने नोट्स बनाना इसके, ओके। चलो, थैंक यू।